नंबर 9 पर। ब्रो सो जाइए ना, आप चादर ला देते हैं आपको, थोड़ा सा अटेंटिव रह लीजिए हैं, और थोड़ा बैठ जाइए सीधे होके ताकि पता चले कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। पोल लगा दीजिए टाइम से। हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं? प्रपोज्ड द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। हाँ बिल्कुल दिया। एमआई का सिद्धांत 8 प्रकार का इंटेलिजेंस है, पता है हमें। प्रपोज्ड दैट कॉग्निटिव एबिलिटी इज द सिंगुलर ट्रेट। सिंगुलर ट्रेट की बात कौन करता है? एल्फ्रेड बिने। यूनिटरी थियरी है इनकी। एल्फ्रेड बिने जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया था 1905 में और मेंटल एज की बात की थी 1908 में, इनकी सिंगुलर ट्रेट की थियरी है। कहते हैं सिंगल ट्रेट है बुद्धि, सिंगल एबिलिटी बुद्धि है, यूनिटरी एबिलिटी बुद्धि है। गिव द कॉन्सेप्ट, जबकि ये चीज आज की डेट में मान्य नहीं है। गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस एज इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया भैया। आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, फॉर्मूला टर्मन, लुई टर्मन, ठीक। गिव इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। हाँ इनका बस चले तो 1400 भी बता दें, 1600 भी बता दें। क्या है? प्रपोज द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, ठीक है। इतनी बात, आगे बढ़े। यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, एनसीईआरटी में भी आप पढ़ सकते हैं, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक में 1983 में। 8 प्रकार की बुद्धि है आज की डेट में। एनईपी की बात हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, किस चीज पर फोकस करती है? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? बताइए सर, फटाफट से बताइए सर और मैडम, बताइए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, देखिए जहां वर्ड डी लग जाए इसका मतलब नेगेटिव बन रही है कोई चीज, है ना। ये अंग्रेजी के रूट वर्ड्स हैं, अंग्रेजी में पढ़े होंगे आपने अपने टीचर से। कौन पढ़ाता है बैच में अंग्रेजी? अरुण सर। एक तो इंग्लिश के इतने सारे टीचर्स हैं हमारे यहाँ। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं गैर संदर्भित, नहीं संदर्भ में पढ़ाना अच्छी बात होती है, गैर संदर्भित बिग नो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है बच्चे को, कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर सकते, रटवाने की तो भूमिका खत्म ही हो रही है। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, लर्निंग फॉर लाइफ, है ना। जैसा कि जॉन डुई कह रहे हैं, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी प्रेजेंट लाइफ की बात करो एजुकेशन में। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो, संकल्पनात्मक समझ बेहतर हो। एनईपी ये कह रही है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो, रट्टे ना लगाए वो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्या कहता है? इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लर्निंग टेक्स प्लेस प्रीमैरिली, यानी बाल केंद्रित शिक्षण में जो अधिगम है वो मुख्य रूप से किस प्रकार से होता है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली। बच्चे को सेंटर में रख के एक्टिव रखना है आपको जब बात चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हो रही हो। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, दिमाग में भरना नहीं होता बच्चे के, प्रत्यक्ष निर्देशन, या एक्सपोजिटरी टीचिंग कह देते हैं, बिल्कुल दिमाग में भर दो सीधा। इन वर्ड्स को याद रखिएगा। तो एक्सपोजिटरी टीचिंग हो गई या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये तो रटने जैसा हो गया। फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, सिर्फ किताबों में से। पैसिव लिसनिंग के थ्रू, पैसिव कैसे कर सकते हो? बच्चे को एक्टिव रखना मूल मंत्र है। लेट्स लर्न पे चिल्ला चिल्ला के इतने सालों से हम बात कर रहे हैं, स्पेशली पिछले 2-3 सालों से मैं डायरेक्टली बता रही हूँ कि भैया ईवीएस मैराथन हो सकता है कल ही करा दें, कुछ भरोसा नहीं है। और नहीं तो इंग्लिश कोई ना कोई एक सेशन कंप्लीट मैं ले लूंगी कल, पूरी कोशिश करूंगी, या तो हिंदी इंग्लिश, इन तीनों चारों जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। सीडीपी मैंने कराई है आपको पूरी प्रॉपर 8.5 घंटे की इस बार भी, और तो उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का सेशन मैं कल ले लूंगी बड़ा। आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, हो सकता है 9 बजे से ही, हाँ 9 बजे से ही लूंगी यार, उससे पहले तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिएगा, तो अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने में बच्चे को निष्क्रिय रखना ही नहीं है। बाय एक्सप्लोरेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ होगा? जब वो डिफरेंट सोर्सेज, विविध स्रोतों का अन्वेषण करेगा, एक्सप्लोर करेगा एनवायरमेंट को, यानी बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव यही है। टेक्स्ट बुक बुरा नहीं है, बट टेक्स्ट बुक से दूर लेके जाना, मतलब टेक्स्ट बुक एकमात्र संसाधन नहीं है ना, मल्टीपल वेज में सिखाना है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि बच्चा जहां विविध स्रोतों का, वो टेक्स्ट बुक से भी सीख रहा है, वो गूगल से भी सीख रहा है, वो कहीं वीडियो देख के भी सीखेगा, वो कुछ करके भी सीखेगा। देख भी लिया करो ब्रो आगे किया है क्वेश्चन कि नहीं, इतने भी एक्टिव मत बनो ब्रो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, असर्शन, यानी जब हम बात कर रहे हैं कथन की और रीजन की, तो कथन और तर्क की अभी आपको अडेप्टेशन की जरूरत है, पियाजे को पढ़ने की जरूरत है। देखिएगा, असर्शन यानी कथन और इसका तर्क। तो चिल्ड्रन बिगिन टू गेट क्यूज ऑन हाउ टू बिहेव इन जेंडर एप्रोप्रिएट वेज फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्फेंसी ओनली, यानी बच्चे को जेंडर उपयुक्त व्यवहार, यानी लिंग उपयुक्त व्यवहार, कि आप मेल हैं तो ऐसे व्यवहार करें, फीमेल हैं तो बड़े प्यार से बोलिए, ये सारी जो चीजें हैं वो शैशवावस्था के चरण से ही मिलनी शुरू हो जाती है। फैक्ट है ये, ऐसा होता है सोसाइटी में, ट्रू है ये। सोशलाइजेशन कहां से शुरू हो रहा है? जन्म से शुरू हो जाएगा, मृत्यु तक चलेगा।
फैक्ट है बिल्कुल। तो अगर हम बात करें इन्फेंसी से शुरू हो जाता है सोशलाइजेशन की, अगर हम बात करें जीवन भर चलता रहता है, समाज बदलता रहता है, आप नए नए नियम सीखते रहते हैं। रीजन की जब हम बात करें तो इसका रीजन क्या है, आइसोलेशन एंड डेप्रीवेशन ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड कैन कॉज इररेपरेबल डैमेज टू चिल्ड्रन। यानी जो बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव होते हैं वो बच्चे में अपूर्णीय क्षति विकसित कर सकते हैं। यानी अगर बचपन में बहुत अलग थलग रखा गया है, आइसोलेट किया गया है, ज्यादा घुलने मिलने नहीं दिया गया, अपनी बात को कहने नहीं दिया गया, तो लाइफ लॉन्ग इररेपरेबल यानी रिपेयर नहीं कर सकते उन लॉसेस को आप, जो आपने क्षति पहुंचा दी है बच्चे की पर्सनैलिटी को। फैक्ट है, सही है, ट्रू है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में ही कि दोनों सही हो सकते हैं। अब आपको यह देखना है कि ये जो कथन है क्या इसका रीजन सही है या नहीं है। अब ए कह रहे हैं 64% लोग, जो कि गलत है आंसर। आप पढ़ाएंगे सोनम शुक्ला है, और 3-4 बार यार लिख दो है सोनम शुक्ला, 5-6 बार लिख दो। गुस्सा तो देखो अपना, सारी चीजें हो जाएंगी। बता तो दिया कब देंगे नोट्स, फिर भी रो रहे हो, बताओ क्या करें। सब पढ़ लिया जो पढ़ाया पहले। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ए ऑप्शन की, 61% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझिए, बच्चे जो हैं वो बचपन से ही जेंडर अप्रोप्रिएट वेज में बिहेव करना सिखाने लगते हैं हम उन्हें। बिल्कुल सही बात है, सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, ट्रू है। आइसोलेशन एंड डेप्रीवेशन ऑफ सोशल एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड कैन कॉज इररेपरेबल डैमेज टू चिल्ड्रन। देखिए, पहले इशू में सामाजिकरण की बात तो हुई है कि जेंडर भूमिकाएं, लिंग भूमिकाएं, सोशल रोल्स हम कैसे सिखा रहे हैं, बट ये बात नहीं हुई यहाँ पे सेकंड में कि जेंडर के बारे में कोई बात हुई हो। ये इन जनरल इन्होंने बात कर दी कि जो सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन में वो लॉन्ग रन में प्रॉब्लम करते हैं। तो क्या ये इसका रीजन बताया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम बचपन से ही इन्फेंसी से ही जेंडर रोल क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि हम स्टीरियोटाइप कर रहे हैं या सोशलाइजेशन में ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो ये रीजन सही नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही है। ये अपने आप में बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। इस तरह की सिचुएशन कमी बनती है जब दोनों सही हो बट रीजन सही ना हो। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात सही बनेगी, बी ऑप्शन यहां सही होगा, ए ऑप्शन यहां सही नहीं होगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। भाई दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ना तो ये स्टेटमेंट गलत है ना ये गलत है, बस ये इसका रीजन गलत है ना। व्यक्ति सही थे दोनों, बस एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, वो वाली स्थिति है ये। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। फर्स्ट पेपर क्लियर है 2021 में, सेकंड पेपर इस साल नहीं हो पाया। अभी कहाँ फोकस करें, फर्स्ट या सेकंड? जब फर्स्ट पेपर क्लियर है तो सेकंड पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो। 3 सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, एक पे ज्यादा फोकस करना है, और क्या दिक्कत है, क्योंकि वो तो हमेशा के लिए हो गया ना। अगर क्लियर हो गया उसका कोई ऐसा तो है नहीं कि स्कोर लाके प्रेसिडेंट से मेडल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, टीचर्स शुड डिटेल द असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड टू द पेरेंट्स सो दैट, यानी शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए। यानी इसीलिए हम पेरेंट टीचर मीटिंग करा रहे हैं, पीटीएम। इस बार मम्मी गई थी बेटा हैं पीटीएम में, मजे आए? कह रहा मम्मी यार तू सभी टीचर्स से मिलके आई हैं सारी टीचर्स से मिलके आई हैं। जनरली मैं या दीदी जाते हैं तो ठीक है, जो क्लास टीचर ने बात करके आ गए, और मम्मी ने लगा दी क्लास, और सारे काले चिट्ठे बाहर आ गए पीटीएम में। अब बात क्या हो रही है कि टीचर्स को डिटेल क्यों देनी चाहिए बच्चे के आकलन की पेरेंट्स को, यानी ये जो पेरेंट टीचर मीटिंग में हो रहा है ये क्यों होना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए पेरेंट्स को, बताइएगा। तो बच्चों के मूल्यांकन व विवरण, भाई कितने नंबर आए देख लो अपने सुपुत्र या पुत्री के, है ना, ये सब बताना चाहिए पेरेंट्स को टीचर्स के द्वारा। क्यों पीटीएम्स हो, क्यों? ये ब्रॉनफेन ब्रनर की थियरी है जिसमें पीटीएम की बात कर रहे हैं वो। अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है द पेरेंट्स कैन करेक्टली आइडेंटिफाई द लेबल गिवन टू द चाइल्ड। देखिए लेबलिंग के लिए तो आपको एजुकेशन देनी ही नहीं है, ठप्पा नहीं लगाना, नामांकित नहीं करना, पास फेल कमजोर फलाना, ये नहीं होना चाहिए रीजन, ठीक। The parents can gain an understanding into what and how the child has been learning, यानी अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चा कैसे सीख रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स को भी तो पता चले, उनको भी तो समझ में आए कि हमारा बच्चा व्हाट एंड हाउ कितना सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, वो उसकी नोटबुक देख कर कुछ असेस करें। बट ऐसा होता नहीं है, सिर्फ ताने ही मिलते हैं बेचारे बच्चों को, है ना। तो अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, द पेरेंट्स कैन नो व्हाट ऑल देयर चाइल्ड कैन नॉट डू। भाई जो नहीं कर सकता, सिर्फ जो नहीं कर सकता उसी के बारे में जानना है, जो कर सकता है उसके बारे में भी तो जानोगे।
डी ऑप्शन है द पेरेंट्स कैन कंपेयर देयर चाइल्ड टू अदर चिल्ड्रन। कंपेयर दूसरे बच्चों से नहीं, अपने ही बच्चे की पिछली परफॉर्मेंस, कि भैया इस बार तो मैथ्स में नंबर कमाए लेकिन पिछली बार ज्यादा आए थे, क्या गड़बड़ हुई, तुम तो अच्छे थे मैथ्स में। तो आप बच्चे की ही परफॉर्मेंस से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस से नहीं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए थे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्नवाल क्या कह रही हैं आप? क्वेश्चन नंबर 14।